Hello everyone, very good morning. I'm Pawan Gahukar and let's cater the amendments of Enterprise Information System for November exam. Okay, so guys, अगर हम लोग बात करें EIS की तो amendments बहुत ज्यादा नहीं है, but because you have to cater the amendment का context properly, आपको context समझाने के लिए पूरा बेस पकड़ना पड़ता है. तो गाइस ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट यस गाइस थोड़ा सा आप रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे, अगर रिवीजन कम अमेंडमेंट तो दिस विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू. ओके, सो गाइस लेट्स मूव ऑन. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर. इसकी सारी अमेंडमेंट्स केटर करते हैं आज. व्हेन यू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरे पास दो ऑप्शन है आपके लिए, डेटा and information. Are they same? Tell me this. Data and information, are they same? No, no. Data is the which form? Data is the raw form and information is the finished product form, the processed form. Yes. हम लोगों को the major difference between data and information is, yeah, tell me the major difference. Guys, the major difference between data and information is the decision making ability that information has and data doesn't. Okay, the decision making ability that data doesn't have and information does have, that's the major difference. तो जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेटा इज द रॉ फॉर्म, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं सो दैट वी गेट इंफॉर्मेशन. प्रोसेसिंग के लिए सिंबल कौन सा है? इट इज क्यू सर्कल. प्रोसेसिंग के लिए वी हैव क्यू सर्कल. अब ये प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है? टेल मी, ये प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की. यस गाइस, दैट्स द वेरी फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो मेजर डोमेन होता है, हमारा जो मेजर काम होता है, वी आर अ मल्टीटास्कर, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग एक्सपर्ट है फाइनेंस में. ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं. हम लोग एक्सपर्ट है फाइनेंस में, हम लोग एक्सपर्ट है कॉस्ट में, हम लोग एक्सपर्ट है टैक्सेशन में, हम लोग एक्सपर्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, हम लोग एक्सपर्ट है अकाउंट्स में, हम लोग एक्सपर्ट है ऑडिट में. अकाउंट्स और ऑडिट तो निकलता है हम लोगों से. ठीक है, वी आर सो गुड एट एवरीथिंग. ठीक है, वी थिंक दैट वी आर गुड फॉर नथिंग, बट वी आर सो गुड एट एवरीथिंग कि वी आर अ मल्टीटास्कर. हम लोगों को मेजरली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेजरली कंट्रीब्यूट करना है डिसीजन मेकिंग. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मेजरली कंट्रीब्यूट करना है डिसीजन मेकिंग में. और डिसीजन लेना है, क्या चाहिए? कम ऑन टेल मी, डिसीजन लेना है क्या चाहिए? डेटा या इंफॉर्मेशन? नो, डिसीजन लेना है इंफॉर्मेशन चाहिए. और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम से. इंफॉर्मेशन सिस्टम विल गिव अस इंफॉर्मेशन विच विल support operations management and decision making. That's information system. The biggest company like Infosys, ठीक है, इस कोविड के पीरियड में उनका रेवेन्यू फॉर 2020 टिल नाउ इज 90,000 करोड़. इन दिस पीरियड द रेवेन्यू इज 90,000 करोड़. ओके गाइस, क्या करती है इन्फोसिस? बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम से बनाती है. अ वेरी फर्स्ट चैप्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आज सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड ही है. पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी होते थे. वट एवर कैन गिव इंफॉर्मेशन, बीट मैनुअल बीट कंप्यूटराइज्ड, डजंट मेक अ डिफरेंस, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. But nowadays the systems are computer based. Nowadays the systems are computer based. What are the components of CBIS? Can you help me with that? The various components of CBIS are hardware, software, data, user, and one more, network. All right. So guys, हम जो यहाँ concentrate करने वाले हैं, we gonna concentrate आर एजेंडा फॉर टुडे. ठीक है, क्योंकि हम लोग अमेंडमेंट्स कैटेगरी है तो हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर एंड नेटवर्क में से सिर्फ हमें डेटा पे कंसंट्रेट करना है. डेटा इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, तुमको भी पता है. डेटा कलेक्शन कपल्ड विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
okay, can be a very powerful tool because analysis will help you to reach the right customer. So हमें प्रोसेस करनी है डेटा को, तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो रॉ मटेरियल जो है डेटा, रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ नो कंटेक्स्ट. डेटा directly, data in itself has no context. It is raw bits and pieces of data. तो पहले तो हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी. इंफॉर्मेशन पे क्या लगाएंगे? इंफॉर्मेशन पे क्या लगाएंगे? थॉट प्रोसेस. इंफॉर्मेशन में थॉट प्रोसेस देंगे तो वी विल डेवलप ओके आइडिया, नॉलेज, और नॉलेज को इनोवेशन के लिए अप्लाई करके नई आइडियाज बनेगी. दैट इज हाउ द थिंग इज. तो हम लोग जो भी डेटा एज अ रिसोर्स को कंसेप्ट कर पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग अमेंडमेंट्स में भी केटर करने वाले हैं, वो इसी ग्रास रूट डायग्राम से रिलेटेड है. डेटा we shall process to get information. Information has to be given a thought process on to develop knowledge, and develop shall give us wisdom to give new ideas. Okay, that's that. What do you mean by a database? What do you mean by a database? Anything which supports data, anything which organizes data or collection of data is database. अब इस database को हमने यूज करना है. ठीक है, चलो कंसेप्ट बताओ. मेरा बिजनेस अलग अलग जगह पे है, मुंबई, पुणे, गोवा, अलग अलग जगह पे है. मुझे इसको कंसोलिडेट करना है, मुझे इसको कंसोलिडेट करना है टू जनरेट रिपोर्ट्स. विच कंसेप्ट एम आई टॉकिंग अबाउट? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीबीएमएस, सॉरी. मैंने डेटा को कंसोलिडेट करके रिपोर्ट्स डेवलप करनी है. नो, रॉन्ग आंसर. Come on. Anyone? No? कॉड पढ़ के आना पड़ेगा आपको. मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने अगर ये एस पढ़ रखा है तो ही क्लास अटेंड करना. चलो कोई नहीं. द आंसर इज एनीवन? रिदम्बरा, मोनीश? नो आइडिया, नो क्लू. आंचल दुबे? इट इज डेटा वेयरहाउस. When you consolidate data together, that's data warehousing. The concept of data warehouse is very simple. That's why simple चीजें हमको याद नहीं रहती. ठीक है. Extract data from one or more of the organization's databases. हमारे पास multiple sources थे, हमारे पास databases थे मुंबई के, पुणे के, गोवा के, अलग अलग जगह पे मेरा डेटा है. मैं इसको कंसोलिडेट करके एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करूंगा, जिसकी हेल्प से आगे हम डिसीजंस लेंगे. द कंसेप्ट इज डेटा वेयरहाउस. You have to extract data from one or more organization databases and load it into data warehouse for storage and analysis. For storage and analysis. अब मेजर चीज पे आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं. आपको आंसर नहीं आया, डोंट बी अपसेट. दिस कैन बी अ रिविजनरी क्लास along with a wake up alarm कि नहीं, थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी. So don't worry. When you talk about buying your first car, ठीक है, जब हम अपनी फर्स्ट कार खरीदते हैं तो ठीक है, अब एकदम आप ऐसा मत बोलो कि बुगाटी खरीदनी है मुझे, आप ऐसा मत बोलो. ओके, लेट्स बी अ लिटिल अंडर एम्बिशियस व्हेन यू आर ट्राइंग टू बाय योर फर्स्ट कार, बी ओवर एम्बिशियस व्हेन यू बाय योर सेकंड कार. सो हम लोग जब कोई कार खरीदते हैं तो इसके पीछे हमारी मंशा क्या होती है? हम लोग क्या चाहते हैं लाइफ से? कि ये लाइफ से बचे. हमारे लाइफ में हम लोग बहुत सारा कन्वीनियंस लाना चाहते हैं. When you buy your first car, हमारी थॉट प्रोसेस होती है कन्वीनियंस या कंफर्ट और कुछ स्टाइल. एक एजेंडा हो सकता है हमारा, या स्टेटस सिंबल एक इश्यू हो सकता है. काफी लोगों को सिर्फ एक फील गुड हो सकता है कि यस आई एम बाइंग माई फर्स्ट कार टू गेट अ फील गुड, दैट्स द ओनली रीजन आई एम बाइंग इट. काफी लोगों के लिए उनकी फर्स्ट कार किसका जरिया बन सकती है? अंगार का जरिया बन सकती है. मुझे तो बस मस्ती करना है इसलिए मैं कार खरीद रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सबके अलग अलग एंगल्स होते हैं व्हाइल बाइंग अ फर्स्ट कार. अब जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग सेकेंड कार खरीदते हैं, जब हम लोग अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कितने साल तक रुकना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 2 साल तक रुकना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 3 साल तक रुकना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 5 साल तक रुकना चाहिए, व्हाटएवर. लेकिन जब लोग कार चेंज करते हैं तो उसका जो मेन रीजन होता है, जब लोग कार चेंज करते हैं
उसका मेन रीजन होता है यस डेप्रिसिएशन। इसकी तरफ हमारा एंगल नहीं जाता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हिडन है, वो हमें ढूंढनी है। और जब मैं हिडन पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता हूं, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस वर्जन। डेटा वेयरहाउसिंग कर ली हमने, डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, अब हमें करना है, ठीक है, अब हमें करना है डेटा माइनिंग। ठीक है, तो चलो गाइस लेट्स लेट्स स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। मुझे पता है डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने आपको स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग पढ़ानी है थोड़ा डिटेल में, और that's why we have to read it all. चलो, some concepts related to database. Data mining is the process of analyzing data to find previously unknown trends and patterns to make decisions. Whatever we are doing, हम लोग सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए एक जरिया ढूंढ रहे, एक अच्छा सिस्टम ढूंढ रहे। Generally, data mining is accomplished through automated means against extremely large data sets. Large data sets का एग्जाम्पल, सर मल्टीपल जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, मल्टीपल जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया, लार्ज डेटा सेट्स, डेटा वेयरहाउस। ठीक है, सो गाइस डेटा माइनिंग के लिए थोड़ी प्रीलिम स्टेप जो है वो है डेटा वेयरहाउसिंग। यानी डेटा माइनिंग का प्रेडेसेसर है डेटा वेयरहाउस, पहले डेटा वेयरहाउसिंग होगी। एप्लीकेशन, एन एग्जांपल ऑफ डेटा माइनिंग इंक्लूड्स एन एनालिसिस ऑफ सेल्स फॉर लार्ज ग्रोसरी चेन that might determine that milk is purchased most frequently the day after it rains in the cities with a population of less than 50,000. Oh my God, इतना सारा दिमाग लगाना पड़ता है कि बारिश आई उसके बाद इस पॉपुलेशन वाले शहर में दूध ज्यादा बिकता है। A bank may find that loan application whose bank account show particular deposit and withdrawal patterns are not good credit risk. यानी इनको इनको लोन देना फायदेमंद नहीं रहेगा, ये लोग एनपीए कर देंगे हमारे लोन का। अब बेसबॉल टीम, क्रिकेट समझ लो इसको, अब बेसबॉल टीम में फाइंड दैट collegiate baseball players with specific statistics in hitting, pitching and fielding, pitching and bowling make it more successful to major league players. Guys, यानी किस टाइप के प्लेयर्स टीम में सिलेक्ट होते हैं, इसको लेके एनालिसिस करना है। और ये ट्रेंड्स अगर हमें नहीं पता है, अननोन ट्रेंड्स है, अननोन पैटर्न्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग में कुछ स्टेप्स है, लेट्स चेक इट आउट द वेरियस स्टेप्स इन डेटा माइनिंग। The steps involved in data mining process are as follows. सबसे पहले data integration. What do you mean by the word integration? ओए ERP, what do you mean by the word integration? Come on, tell me. Integration यानी क्या? हमारे पास अलग अलग डेटा सोर्सेस है, उसको एक जगह लेके आना, उसको एक जगह लेके आना इज डेटा इंटीग्रेशन। सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट स्टेप। Firstly, the data are collected and integrated from all the different sources. मुंबई, गोवा, पुणे, अलग अलग सोर्सेस से मैंने डेटा एक जगह लेके आया है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं वेयर हाउसिंग ही कर रहा हूं। ठीक है, देन सेकेंड डेटा सिलेक्शन। It may be possible that all data collected may not be required in the first step. So in this step, we select only those data which we think useful for data mining. जिस पर्टिकुलर डेटा का हमें काम है, जैसे हम लोग सेल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ सेल्स का डेटा ढूंढेंगे, हम लोग परचेज का डेटा को हाथ ही नहीं लगाएंगे। सिलेक्ट द राइट डेटा, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेटा। इस क्लास में तुम लोग सीए फाइनल का रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने आए हो क्या? इस क्लास में हम लोग सीए फाइनल का रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने आया है ना? रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ाना शुरू कर देता हूं अगर आपको सीए फाइनल का, तो आप क्या कहते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ये, दिस नॉट द क्लास दैट आई वांटेड। सिलेक्ट द राइट थिंग्स, ओके, किया, प्रॉपर सिलेक्शन इज मस्ट। उसके बाद डेटा एरर फ्री होता है, ट्रू और फॉल्स? देयर विल बी सम और द अदर इश्यूज विद डेटा, हैज टू बी क्लेंस्ड, डेटा क्लीनिंग। The data that is collected are not clean and may contains errors and missing values, noisy or inconsistent data. ठीक है, noisy यानी the one which has error. Thus, we need to apply different techniques to get rid of such anomalies. Anomalies, what do you mean by anomalies? Ambiguities, unusual stuff which is not of our domain. कुछ ना कुछ अगर उसमें गड़बड़ है तो that's anomaly. Data integration, first step, data selection and making data error free.
data cleaning. The first three steps. The next one, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा डेटा फ्रैगमेंटेड होता है, डेटा फ्रैगमेंटेड होता है. इसको ऑर्गेनाइज करके इसको ऑर्गेनाइज करके सही फॉर्मेट में लाना जरूरी होता है. डेटा फ्रैगमेंटेड होता है, इसको ऑर्गेनाइज करके सही फॉर्मेट में लाना है. दिस इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. फ्रैगमेंटेड डेटा कुछ काम का नहीं है, एग्रीगेट डेटा बहुत ज्यादा काम का है. तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू राइट फॉर्मेट्स. दैट्स द नेक्स्ट थिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. द डेटा इवन आफ्टर क्लीनिंग आर नॉट रेडी फॉर माइनिंग. ये क्लीनिंग बोल रहा है, यानी किसको टॉन्ट मार रहा है? ये थर्ड स्टेप को टॉन्ट मार रहा है कि सिर्फ एक क्लीन करने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्लीन करने से कुछ नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा. आर नॉट रेडी फॉर माइनिंग एज इट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर माइनिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. अब माइनिंग की भी टेक्निक्स है, लाइक स्मूथिंग यानी फॉर्मेटिंग, aggregation यानी bringing it together, and normalization. Normalization, what do you mean by the word normalization? Anyone? Any guesses? Omkar? No. Anything else? Verma? Animesh? Very nice, very nice. Standardization. You have to convert data into a standard format. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ताकि एनालिसिस में अगर हम लोग डेटा किसी को भी देते हैं तो प्रॉब्लम ना हो. फ्रैगमेंटेड डेटा कुछ काम का नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. इसको ऑर्गेनाइज, ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप भी खुद करते हो. हम लोग जब सेल्फ स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, बिट्स और पीसेस में पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के पेपर के बीच में जो हमें 1 या 2 दिन का गैप मिलता है, उस दिन हम लोग क्या करते हैं? उस दिन हम लोग हर चीज को स्मूथ करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं. ओके, दैट्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अंडर डेटा माइनिंग. द नेक्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्म हो गया. अब पैटर्न्स ढूंढो, माइनिंग करो. Data mining, next page. In this, various data mining techniques are applied on data to discover the interesting patterns. Techniques like clustering and association analysis are among the many different techniques used for data mining. So guys, hidden patterns ढूंढने का काम, clustering करने का काम, related data, related analysis एक साथ लाने का काम data mining का होता है. Clustering. So guys, once data mining is done, moving ahead, माइनिंग हो गया, अब एनालिसिस पे जाते हैं. पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन. जैसा मैंने कहा था कि वी आर ऑल ट्राइंग टू रीच दिस. हमें डेटा को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद इस पे थॉट प्रोसेस देके नॉलेज में कन्वर्ट करना है. दिस इज द एनालिसिस पार्ट जो हमने अभी करना है. पैटर्न इवैल्यूएशन, डेटा माइनिंग में हमको पैटर्न्स मिल गए, क्लस्टरिंग करके हमें पैटर्न्स मिल गए. अब हमें इवैल्यूएट करना है और एनालिसिस करना है. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन. जब आप किसी भी चीज को डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हो, पाई डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, बार डायग्राम में कन्वर्ट करते हो, दैट्स विजुअलाइजेशन. एंड transformation, removing redundant patterns. What do you mean by the word redundant? What do you mean by the word redundant? Duplicate patterns जो हमको ऑलरेडी पता थे. जो चीज हमको ऑलरेडी पता थी वो नहीं चाहिए ना, हमें नया कुछ चाहिए, नया नॉलेज चाहिए हमको. ठीक है, रिमूविंग रिडेंडेंट पैटर्न्स फ्रॉम द पैटर्न्स वी हैव जनरेटेड. वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग न्यू. पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन. और एट द एंड ऑफ द डे, तुम डेटा वेयरहाउसिंग बोलो, डेटा माइनिंग बोलो, बिग डेटा बोलो, व्हाटएवर, कोई भी चीज आप बोलोगे, एट द एंड ऑफ द डे ये सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? टेल मी. डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउसिंग, व्हाटएवर, व्हाट आर वी डूइंग इट फॉर? वी आर डूइंग इट फॉर डिसीजन मेकिंग. We are doing it for the most important step, that is the decision making. Decisions used for discovered knowledge. This step helps the user to make use of knowledge acquired to take
better decisions. Guys, decision making हम अभी भी कर रहे थे, but now we are trying to make better decision. So guys, this is how data mining contributes. The various steps are, guys, logically देखो learn हो जाएगा अगर अच्छे से समझ गया तो. Always remember, if you do it well, once is enough. If you do it well, once is enough. Of course, if COVID allows you to give the exam. Now, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग में पहला है इंटीग्रेशन. डेटा इंटीग्रेट करो, जिसमें हमें एनालिसिस करना है उसको सिलेक्ट करो, क्लीनिंग करो, एरर फ्री बनाओ, एग्रीगेट करो, स्मूथ करो, नॉर्मलाइज करो. एमसीक्यू के लिए गोल्ड बन सकता है ये कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में 3 स्टेप्स कौन सी है. ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल क्रूशियल आई फील. देन क्लस्टरिंग करो, माइनिंग करो, पैटर्न्स ढूंढो, फिर पैटर्न्स को एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो एंड डिस्कवर्ड नॉलेज को यूज करो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, लास्ट पैरा. इन सम केसेस डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट इज बिगन विद अ हाइपोथेटिकल रिजल्ट इन माइंड. यानी हाइपोथेटिकल यानी हमने कुछ सोच रखा है, हमने हमने जाना था कि ऐसा हो सकता है. हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल यानी सिचुएशन विच डजंट एग्जिस्ट, वी थिंक दैट इट एग्जिस्ट. जैसे हम लोग हमेशा हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि हम एग्जाम के बाद सिंगापुर जाएंगे, है ना, हम ऐसा सोचते हैं. या फिर काफी दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग एग्जाम के बाद गोवा जाएंगे. हाइपोथेटिकल है वो सब, ठीक है, वो होता नहीं है. देन a data mining project is begun with a hypothetical result in mind. For example, a grocery chain may already have some idea that buying patterns after it rains and want to get deeper understanding of exactly what is happening. In other cases, there are no pre-assumptions and data mining program is run against large data sets to find the patterns and association. तो data mining काफी बार ऐसा हो सकता है कि हम mining को use करेंगे कुछ assumption लेके. काफी बार माइनिंग हम लोग डायरेक्टली रन कर देंगे विथ नो प्री अजम्पशन. सो गाइस, द अमेंडेड पार्ट वाज स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग. आई होप यू हैव गॉट अ थॉरो नॉलेज. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? परफेक्ट. इंफॉर्मेशन सिस्टम स्मार्ट में इतना ही था. ठीक है, अब कंट्रोल्स जो पार्ट है उसको पढ़ना है हमें. और कंट्रोल्स में जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से मैंने आपको कोई चीज पढ़ानी है. चलो, कंट्रोल्स. डू यू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ कंट्रोल बाय एनी चांस? कुछ याद है आपको कंट्रोल्स? ठीक है, ओए हेलो, कंट्रोल्स याद है क्या? एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी लोग ये सोचते हैं, काफी लोगों को ये पता चला है या ये पता है कि काफी सारे पार्ट्स हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं. गाइस, कैसा है? जैसे मैं आपको बताता हूं क्या डिलीट हुआ है. नेटवर्क रिलेटेड कंसेप्ट्स में डेटा पैकेट से कंसेप्ट डिलीट हुआ है. ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये कंसेप्ट डिलीट हुआ है. मैक एड्रेस ये कंसेप्ट डिलीट हुआ है. रिपीटर्स, हब्स, स्विचेस ये कंसेप्ट डिलीट हुए और टोपोलॉजीज ये कंसेप्ट डिलीट हुए. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, ये सारे जो कंसेप्ट्स है लाइक रूटर्स, ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है, वाईफाई and all these things, these concepts, VoIP, these have been deleted. लेकिन गाइज अगर आप वही मॉड्यूल उठा के देखोगे तो इन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए गए हैं. तो गाइज मेरी बात सुनिए, आपको जो डिलीटेड पार्ट है इट इज नॉट मोर देन 5 पेजेस. आई रिक्वेस्ट यू कि जितना दिया है उसको डिलीटेड ना समझे, जितना भी दिया है उसको डिलीटेड ना समझे. यू हैव टू मेक श्योर that you study it even if it's not in the curriculum. क्योंकि अगर उनके मॉड्यूल में एमसीक्यूज है तो आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज आएंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो अक्वायर्ड नॉलेज को बेवजह ना छोड़े, ये मेरा रिक्वेस्ट है. ऑफ कोर्स जिसको छोड़ना है आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो. आई डू नॉट रिकमेंड. चलो, सो गाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम में बैंकिंग सिस्टम में भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है. डू यू रिमेंबर दिस बाय एनी चांस? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कोर बैंकिंग सिस्टम, द हार्ट ऑफ द बैंक. कोर का फुल फॉर्म बताएंगे प्लीज? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रिदम्बरा वर्मा, है ना? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम इन्फॉर्म.
core banking system has made our life very convenient and very easy. बिकॉज ऑफ द सीबीएस के कारण क्या हुआ, एक सेंट्रलाइजेशन मिला है और स्ट्रांग इंटरनेट के कारण हमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिली है. अब मान लेते हैं आपका एग्जाम नवंबर में हो जाए, हो गया और एग्जाम अब खत्म हो गई है, तो कब आएगा वो दिन. अब हम लोग एग्जाम के बाद कहां जा रहे हैं, एनी गेसेस? बैंकॉक ही नजर आ रहा है ओमकार, बैंकॉक ही नजर आ रहा है तुमको? हाँ, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड चलेगा क्या? आपके डेबिट कार्ड में देखोगे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लिखा होगा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लिखा होगा, तो आप वहां जाके फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर कोई एटीएम चलेगा, नॉट टू वरी. 3.8% मार्कअप चार्जेस लगेंगे आपको, आप अपना यूज कर सकेंगे. ठीक है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो सारी चीजें हैं आप आसानी से कर सकते हो. पेमेंट्स कैन बी डन फ्रॉम होम, एवरीथिंग हैपेंस एट अ टैप ऑफ अ बटन, थिंग्स हैव बिकम सो इजी. बट ऑल दिस कन्वीनियंस जब आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, तो कोई हैकर भी एक्सेस कर पाएगा, and this is where the problem start. All these convenience can lead to a lot of risk, problem, danger and liability, and that is why we have information system controls. That is why we have information system controls. Controls का काम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमको काफी कन्वीनियंस मिल रहा है, तो हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल सप्लाई करने हैं. कंट्रोल्स के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, क्या हम बताएंगे? ये तो इजी कंसेप्ट तो आना ही चाहिए तुमको. सिया, यू डोंट रिमेंबर सिया? द ऑब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. डेटा लीक नहीं होना चाहिए, डेटा में चेंजेस अलाउड नहीं है, और डेटा में अनऑथराइज्ड विथ होल्डिंग नहीं होनी चाहिए. द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं होने चाहिए, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, बेवजह मॉडिफाई नहीं होना चाहिए क्योंकि डिसीजन गलत हो जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हमने डिसीजन लिया तो. एंड डेटा शुड नॉट बी विथ होल्ड, डेटा को किसी ने रोक के नहीं रखना चाहिए, अवेलेबिलिटी इशू क्रिएट हो सकता है. सिया, अगर हमें यह आंसर नहीं आता, एग्जाम देने मत जाना, मत जाना. ठीक है, द वेरियस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स. इसलिए सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं. टेल मी, जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्स की, जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो वी क्लासिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स. हाउ डू यू क्लासिफाई इट? व्हाट आर द बेसिस? कम on the basis of objectives, on the basis of nature, and on the basis of audit function. On the basis of objectives, on the basis of audit function, on the basis of nature of highest resources. So what are the various types of controls on the basis of objectives of controls? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अच्छा लग रहा है. Preventive, detective and corrective. Then what are the various controls on the basis of audit functions? Managerial and application. What are the various application controls? Boundary controls, input controls, processing, output, database and come. चलो, बाउंड्री कंट्रोल्स तो रिवाइज भी नहीं कराऊंगा, इतना अच्छे से याद है. क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड, पिंस, आई कार्ड, कुछ याद है? बायोमेट्रिक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इनपुट कंट्रोल्स में वी हैव सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, we have data coding errors, we have batch controls and we have validation control. Batch control में एक पॉइंट एडेड है. पहले तो बताओ बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? व्हाट इज बैच प्रोसेसिंग? एक होती है ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग और दूसरी होती है बैच प्रोसेसिंग. बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डेटा तभी के तभी अपडेट नहीं होता है. जैसे हम लोग अगर बैंकिंग को देखें, तो बैंकिंग में व्हाट हैपेंस,
बैंकिंग में यहां पे हमने ट्रांजैक्शन किया, 5 सेकंड में हमको मैसेज आ सकता है कि तुम्हारे कट गए, तुम्हारे पैसे कट गए। बैच प्रोसेसिंग में वैसा नहीं होता। बैच प्रोसेसिंग में पहले ट्रांजैक्शंस को क्यूमुलेट किया जाता है, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और इससे बनता है बैच फाइल या ट्रांजैक्शन फाइल। और फिर वो अपडेट होता है कहां? फिर वो अपडेट होता है कहां? मास्टर फाइल। तो जब आप कुछ समय तक ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट होने देते हो तो क्या फ्रॉड होने का चांस है? सोचो जरा। जब आप कुछ समय तक ट्रांजैक्शंस को क्यूमुलेट होने देते हो तो क्या चांस है कि फ्रॉड हो जाए इन द मीन टाइम? मान लो किसी ने एक हाथ ट्रांजैक्शन ही उड़ा दिया, वहां से पकड़ा जाना चाहिए, इसलिए बैच कंट्रोल्स होते हैं। अब बैच कंट्रोल्स के अंदर 3 कंट्रोल्स हैं। पहला है फाइनेंशियल टोटल्स, यानी क्या करो, जस्ट अ मोमेंट। फाइनेंशियल टोटल्स यानी जितने भी ये सारे जो ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी पैसे आए हैं गल्ले में, जितने भी पैसे आए हैं तुम्हारे अकाउंटेंट के पास, तुम्हारे कैशियर के पास, सॉरी, वो क्रॉस चेक करो तुम्हारे डेटा एंट्री के साथ। जितना भी पैसा आया है वो क्रॉस चेक करो, फाइनेंशियल टोटल। चलो पहला कंट्रोल पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ये नहीं पढ़ रहे हम लोग। ऑडिट फंक्शन, मैनेजरियल और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग बाउंड्री कंट्रोल नहीं पढ़ रहे, अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है उसमें। इनपुट कंट्रोल के अंदर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बैच कंट्रोल्स। बैच कंट्रोल्स देख लेते हैं। Batching is the process of grouping together transactions that bear some type of relationship with each other. Various controls can be exercised over the batch to prevent or detect errors or irregularities. To identify errors or irregularities in the batch, two types of controls totals are as follows. तो control total है वो जो 2 है, एक नया जो आया है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। गाइस अब अगर ये देखोगे आप, अगर आप ये देखोगे, ठीक है, तो ये किस टाइप के, ये किस टाइप के ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं? अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे बैच कंट्रोल का, तो ट्रांजैक्शन दैट बियर सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इनका क्या रिलेशनशिप है? ये सारे जो बिल्स है, ये सारे बिल सेल्स के बिल है। ये जो सारे बिल्स है, ये जो सारे बिल्स है सेल्स के बिल है, तो दे डेफिनेटली हैव सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो पहला टोटल, पूरे जो भी है आपके क्रॉस मैच करो, फाइनेंशियल टोटल, ग्रांड टोटल कैलकुलेटेड फॉर ईच फील्ड कंटेनिंग द मनी अमाउंट, सबका टोटल करो। और हमारे पास जितने पैसे कलेक्ट हुए हैं, क्या क्या गले में 50 लाख रुपए होने चाहिए? क्या कहते हो? 50 लाख होने चाहिए। और नहीं नेसेसरी है ना, वही तो कंट्रोल है। अगर तुम्हारे पास 50 लाख का टोटल बन रहा है और अगर गले में 48 लाख है, इसका मतलब कोई ना कोई फ्रॉड है। आप समझो, या तो यहां 52 लाख बन रहा है, ठीक है, और गले में 50 लाख है, या गले में ज्यादा पैसे है और यहां 50 लाख है, यानी कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। तो पहला फाइनेंशियल टोटल। दूसरा, एक दिन में कितना सेल हुआ है, कितनी चीजें रिकॉर्ड हुई है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। या फिर ट्यूशन क्लास के एग्जांपल में कितनी एडमिशन हुई है? सर एक दिन में 15 एडमिशन हुई है। तो एक काम करो, काउंट करो, एक काम करो, जितनी एडमिशन हुई है उसके रिकॉर्ड को काउंट करो, ठीक है। जितनी एडमिशन हुई है, कितनी एडमिशन हुई है, कितने कितने बिल बने आज? 15। तो गाइस हैश टोटल थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड काउंट। ग्रांड टोटल फॉर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द रिकॉर्ड इन द बैच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, 15। क्या 15 ट्रांजैक्शन हुए? क्या 15 एडमिशन हुई है? जी हाँ, 15 एडमिशन हुई है। तो क्या 15 बिल्स है हमारे पास और 15 डेटा एंट्री हुई है? ये चेक करो, दैट्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड काउंट। अब ऐसा हो सकता है कि जो फाइनल नंबर ऑफ बिल है, ऐसा हो सकता है कि फाइनल नंबर ऑफ बिल 15 आ रहा है, लेकिन किसी ने ये वाला बिल फाड़ के फेंक दिया, किसी ने ये वाला बिल फाड़ के फेंक दिया, ऐसा हो सकता है।
तो एक काम करो, ये जो सारे बिल नंबर है, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, इनका भी एडिशन करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यहां तो 7 है ही नहीं, तो ये जो टोटल है 120 नहीं आएगा और आप पकड़े जाओगे कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग है। सो गाइस, जब आप बिल नंबर का टोटल करते हो, बिल नंबर का टोटल बेवजह कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बिल नंबर का टोटल करके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अगर 15 तक करोगे तो 120 टोटल आएगा। अगर 7 नंबर का बिल गायब है तो टोटल 113 आएगा। अपने आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, आ जाओ। हैश टोटल, ग्रांड टोटल कैलकुलेटेड ऑन एनी कोड of for any code or document in the batch, that is source document serial numbers can be total। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट का भी जो भी बिल नंबर है उसका टोटल करो। सोर्स डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर इसको कहते हैं। बिल यानी सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट यानी बिल, इसकी टोटल करो। जो भी टोटल अगर आती है, 120 नहीं आई है, अगर आनी चाहिए थी 120 नहीं आई है, इसका मतलब कोई ना कोई बीच का बिल उड़ाया है। जैसे मान लेते हैं अगर इसका टोटल 119 आता है, कौन से नंबर का बिल गायब है? पकड़ा गया, पकड़ा गया कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। सो गाइस, दैट इज हाउ इट इज। अगर आपको लगता है तो यू कैन, अगर आपको लगता है तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम और वॉट एवर, और हैव दिस इन योर माइंड। जो ये 50 लाख है, ये फाइनेंशियल टोटल है। जो ये नंबर है 15, जो 15 है ये क्या है? डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड काउंट। So guys, that was all about batch control, financial total, hash total and document और record count. So हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हैं। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आगे हमने पढ़ना है प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। आगे हमने पढ़ना है प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल में मेजर चेंजेस है, लेकिन प्रोसेसिंग कंट्रोल पढ़ाने से पहले मुझे आपको कुछ चीजें याद दिलानी है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस कॉल्ड? Come on. In a computer, what is a processing device called? Come on. It is CPU. What is the full form of CPU? What knowledge, man? Central Processing Unit. Amazing. It is amazing. तो हमारे कंप्यूटर का जो डब्बा होता है वो सीपीयू होता है, राइट? द चिप। तुम्हारा चिप किधर है? इधर। This chip is the central processing unit that is made up of silicon. Okay, it is the brain of the CPU. Okay, it has got some memory of its own. बहुत छोटा मेमोरी होता है। क्या कहते हैं सीपीयू की छोटी मेमोरी को? क्या कहते हैं? Perfect. The functional units of CPU, the functional units of CPU, control unit, ALU and register. अब कैसा ना, ये जो पॉइंट है ना, ये भी हटा दिया है नई मॉड्यूल में। ये जो क्वेश्चन है ये भी हटा दिया है, लेकिन कंट्रोल्स में इसका काम पड़ता है। तो आप समझो, अगर यहां नहीं है तो वहां इसका काम पड़ेगा, तो ये कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। तो डोंट कंसिडर थिंग्स एज डिलीटेड, उसका यूज कर रहे हैं कभी ना कभी, ध्यान रखना। ठीक है, सो आपके पास जो नॉलेज है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 फंक्शन यूनिट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, एएलयू जो सारे कैलकुलेशंस करता है, और रजिस्टर विच इज सम छोटा सा मेमोरी। ओके, देन ये रजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, वेरी स्मॉल। कितना कितना स्मॉल? 32 bits or 64 bits in the world of terabytes, right? We are living in the world of terabytes. In the worlds of terabytes, 32 or 64 bits is nothing. It's like comparing a CA inter student with pre nursery. रजिस्टर्स इतना कम मेमोरी है। अब
इन सारे कंसेप्ट को हमें यूज करना है। ओके, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल दे सकते हो? इसमें से कौन सा परमानेंट है? और रैम कैसा मेमोरी है फिर? रैम इज, ठीक है, वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी क्या होता है? जो टीचर तुमको कुछ सिखाता है कभी, वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है, तो योर मेमोरी इज वेरी वोलेटाइल। रैम भी वैसे मेमोरी है। कंप्यूटर बंद, पूरा रैम का मेमोरी खाली। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों को समझनी है। रोम इज अ वेरी परमानेंट काइंड ऑफ मेमोरी। ओके, अब ये टेम्पररी मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम टेम्पररी मेमोरी है। और हमें थोड़ी ज्यादा ज्यादा डेटा चाहिए था, परमानेंसी चाहिए थी, इसलिए कौन सा कंसेप्ट है? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, पेनड्रू, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपिया, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी ये सारी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, क्या ये वैलिड है? क्या ये डायग्राम आज के जमाने में वैलिड है कि एक कंप्यूटर पावर पॉइंट, एक कंप्यूटर पे एक्सेल, एक कंप्यूटर पे तुम अपने क्लास के वीडियोस देख रहे हो, या वो वाले वीडियोस देख रहे हो जो भी, या पीडीएफ चल रहा है और हाथ में फेसबुक इंस्टाग्राम चल रहा है? इज इट वैलिड? अब ऐसा जमाना है कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर क्या, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन होते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हो सकता है, और ये सारे जो ऐप शुरू है किस पे शुरू है? सारे जो ऐप शुरू है ये इसको मेमोरी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रैम। लेकिन रैम की कैपेसिटी है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, वो फुल हो जाएगी। अब फुल हो जाएगी तो वो टेम्पररीली मेमोरी लेगा किससे? मेरा क्वेश्चन सुनो, ये टेम्पररीली, रैम टेम्पररीली मेमोरी लेगा किससे? किससे लेगा उधार मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज द हार्ड डिस्क। और सेकेंडरी मेमोरी थोड़े समय के लिए प्राइमरी मेमोरी जैसे बिहेव करता है, अपना थोड़ा सा डेटा, थोड़ी सी स्पेस रैम को प्रोवाइड करता है टेम्पररीली फॉर पेजिंग पर्पस। दिस कंसेप्ट, when a secondary memory acts as a primary memory, but secondary memory is not a primary memory, it acts as a primary memory, which is not actually so. This concept of imaginary memory is called as virtual memory. When a primary memory, which is not a primary memory, acts as a primary memory, this memory in the secondary memory is called as virtual memory. ठीक है, अब ये जो सारे आपने कंसेप्ट से, ये तो पहले ही बताया था, आपने तो पहले सिखाया था। इसमें क्या अमेंडमेंट है? इसमें अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग में अमेंडमेंट्स है। और हमें पढ़ना है एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में पुराना आंसर था रेफर, वो पूरी तरह उन्होंने बदल दिया है। प्रोसेसर कंट्रोल्स के अंदर वी हैव, ओके, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर वी हैव 4 कंट्रोल्स नाउ। प्रोसेसर कंट्रोल्स, रियल मेमोरी कंट्रोल्स, वर्चुअल मेमोरी जो अभी हमने पढ़ा है, एंड डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, the processing subsystem. What do you mean by the word subsystem, by the way? Very nice. Subsystem means a smaller part of a larger system. Now, processing is a smaller part of the larger subsystem. Do you agree? किधर हमारे हमारे बॉडी में प्रोसेसर किधर है हमारा? किधर? अच्छा, तो क्या हमारे लाइफ में हमारा ब्रेन ही सब कुछ है? बॉयज, क्या हमारे लाइफ में हमारा ब्रेन ही सब कुछ है? इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेसिंग सबसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग, classifying and summarizing data. The major components are CP, central processor, in which programs are executed. What do you mean by the word executed? इसके पहले कि मैं भूल जाऊं मैं बता देता हूं, रुको। वेरी नाइस वर्मा। हाँ, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मतलब टू रन, ठीक है। एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन का मतलब टू रन अ प्रोग्राम,
ठीक है. नाउ programs are executed, that is programs are run the real or virtual memory in which ये प्रोग्राम जब रियल मेमोरी में रन हो रहे हैं तो कहां रन हो रहे हैं? रैम. लेकिन वर्चुअल मेमोरी में रन हो रहे हैं तब इसका मतलब किसकी हेल्प ली जा रही है? हार्ड. हाँ, हार्ड बराबर बोलो. डिस्क. हाँ, सेकेंडरी मेमोरी. वेरी नाइस. नाउ central percent of programs are the real or virtual memory in which the programs instructions and data are stored. The operating system that manages the system resources, an application program that execute the instruction to achieve the specific user requirement. ठीक है. तो कई लाख बात की एक बात, इतना सारा जो उसने घुमाया वो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ प्रोसेस करने का काम है प्रोसेसर का. अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा प्रोसेसर कभी उड़ जाता है? तुमने कभी बोला है क्या खुद को दिमाग खराब? ऐसा तुमने बोला है कि कभी खुद को दिमाग खराब हो गया, अभी बात मत कर ज्यादा? इसका मतलब स्क्रू ढीला है तेरा. ओ सॉरी, इसका मतलब तुम्हारा प्रोसेसर उड़ चुका है. कंप्यूटर भी कंप्यूटर है ना एट द एंड ऑफ द डे. इसका ये चिप खराब हो सकता है, इसमें इश्यूज आ सकते हैं. तो सबसे पहले फंक्शनल यूनिट्स तो तुम याद कर लो, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर. तो सबसे पहले प्रोसेसर कंट्रोल, सबसे पहले प्रोसेसर कंट्रोल. सॉरी, ओह माय गुडनेस. ठीक है, प्रोसेसर कंट्रोल. ये क्या है? ये प्रोसेसर है. डू यू एग्री? या, इट्स अ प्रोसेसर. थोड़ा ज्यादा ही एनिमेटेड दिखा दिया मैंने. प्रोसेसर कंट्रोल्स. द प्रोसेसर हैज 3 कंपोनेंट्स. वेरी नाइस. देखो, ये जो पार्ट है कंट्रोल्स में डाल दिया उन्होंने, और सीपीयू से जब प्रोसेसर पढ़ा रहे थे तब हटा दिया. तो क्या सिलेबस से हट गया ये पार्ट? जी नहीं. A processor has 3 components: a control unit which fetches the programs from the memory and determine their type, कि किस टाइप के मेमोरी में डेटा जाना है. Then arithmetic and logical unit which performs operation, यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. गाइस, जब हम लोग ऑपरेशंस की बात करते हैं, जब हम लोग कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो ज्यादा ऑप्शन है नहीं. अरिथमेटिक्स में या लॉजिक में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू. दैट्स इट. एंटायर अलजेब्रा इज ओवर. एंटायर मैथमेटिक्स, एंटायर अरिथमेटिक्स इज ओवर. दैट्स इट. और कोई लॉजिक बचता नहीं है इसके अलावा. ठीक है. एएलयू विच परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन, एंड रजिस्टर्स that used to store temporary result and control information. So guys, these are the function units. Now 4 types of controls that can be used to reduce expected losses from errors and irregularities associated with central processor. I explained in the table below. 4 types of controls that can be used to reduce expected losses. The 4 types of errors, guys, 4 types of controls. सबसे पहले, क्या सीपीयू में कोई एरर आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इट इज वेरी मच पॉसिबल. द सीपीयू एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मशीन, इट्स अ चिप, एंड चिप कैन ब्लो अवे. ठीक है. एरर डिटेक्शन. तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल. ओकेजनली प्रोसेसर्स माइट malfunction. The causes could be design error, manufacturing defects, damage, फटीग. व्हाट डू मीन बाय फटीग? जब प्रोसेसर की फट जाती. हाँ, व्हाट डू मीन बाय फटीग? एग्जॉस्ट. ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना. जैसे तुम लोग एक सिटिंग में कितने समय तक पढ़ पाते हो? हाउ मेनी आवर्स इन वन सिटिंग? 3 आवर्स, 4 आवर्स. एक बार अगर मैं 12 बजे बैठा तो 4 बजे के पहले उठता नहीं सर में. ऐसे कितने लोग हैं? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद थक जाते हैं हम लोग. फटीग. सीपीयू भी एक मशीन है. एक पॉइंट के बाद हो सकता है दैट इट ड्रेन्स आउट. फटीग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस. काफी बार अगर ईएमआई का इफेक्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस आया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो हो सकता है वो अपना काम छोड़ दे. एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन आ सकती है सिस्टम्स के अंदर बिकॉज ऑफ सो मेनी डिवाइसेस टुगेदर. ठीक है. आपने देखा होगा ना बचपन में
ये मैं आपको दो कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपने देखा होगा बचपन में, तुमने कभी टेलीविजन के पास, पुराने जमाने का जो टीवी होता था, उसमें कभी मैग्नेट लेके गए हो क्या उसके पास? तो उसके स्क्रीन की कलर बदल जाती थी 2-3 दिन तक। हाँ, और फिर फट जाती थी कि तुमने टीवी खराब कर दियो बॉस। ये जो तुमने किया था, ये प्रोसेसर के साथ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज ईएमआई एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। इसमें हम लोग और ज्यादा नहीं जाते, हम लोग इंजीनियरिंग नहीं करनी हमको। देन द फेलियर माइट बी ट्रांजिएंट दैट डिसअपियर्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ जो जो एरर हमारी, जो चिप है हमारी वो खराब हो गई है, वो काफी टेम्पररी पीरियड के लिए हो सकती है, ट्रांजिएंट, ठीक है। इंटरमिटेंट, यानी काफी बार ना हमारा कंप्यूटर एक हाथ बार माल फंक्शन करता है, फिर कभी माल फंक्शन नहीं करता है, अपने आप ही पता नहीं बंद हो गया, ट्रांजिएंट। दूसरा, बार बार बंद चालू हो रहा है, इंटरमिटेंट। The failure might be transient, disappears after a short period. Then second is intermittent, that reoccurs periodically, और permanent, चालू ही नहीं हो रहा, ये प्रोसेस ही नहीं कर रहा, वट एवर, परमानेंट। तीन टाइप के एरर्स आ सकते हैं, फेलियर्स आ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए गोल्ड है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स रिगार्डिंग द प्रोसेसर? ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट, परमानेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा डैमेजिंग। अब समझो, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, तो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज। एमसीक्यू गोल्ड। For the transient and intermittent errors, retries and re-execution might be successful, whereas for permanent errors, processor might halt and report the error. So guys, that's the first control. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के अंदर पहला जो कंट्रोल है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। चिप बदल दो ना, चिप खराब हो गई ना, तो अगर ट्रांजिएंट है तो कुछ जरूरत नहीं है करने की, लेकिन इंटरमिटेंट या परमानेंट है तो आपने चिप बदलना पड़ेगा, एंड दैट्स अ कंट्रोल। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे? क्या, कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? हाँ, मल्टीपल एग्जीक्यूशन। कैन आई से मल्टीटास्किंग की जगह कैन आई से मल्टीपल एग्जीक्यूशन? ठीक है, थोड़ा सा हमें रजिस्टर का काम पड़ता है इसमें, देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट डिटरमाइन द नंबर एंड नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेट्स एनफोर्स्ड बाय द प्रोसेसर। दिस हेल्प्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन this helps the user to determine this helps the auditor to determine which user process will be able to carry out unauthorized activities such as gaining access to sensitive data maintained in memory regions assigned to operating system or other users। अब कैसा है, मेरी बात सुनो। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, डू यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ आरबीएसी बाय एनी चांस? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब जब हमने ये एक्सेल फाइल, ये जो हमने एक्सेल फाइल एक्सेस करी है, एग्जांपल के तौर पे हमने एक्सेल फाइल एक्सेस करी है जिसमें डेटा है किस टाइप का, बताओ? टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। लेकिन हमने फाइल बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वो फाइल रजिस्टर में थोड़े समय के लिए स्टोर्ड है। अब हो सकता है कोई अनऑथराइज्ड यूजर के लिए वो फाइल रजिस्टर में स्टोर्ड है, तो डबल क्लिक करके वो फाइल खुल जाए, सोर्स हार्ड डिस्क से नहीं, रजिस्टर से। ऑडिटर को ये पता करना पड़ेगा कि जब मल्टीपल एग्जीक्यूशन करते हैं तो कोई ना कोई फाइल रजिस्टर में या रैम में ओपन रह जाती है, तो यू हैव टू चेक कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज अनऑथराइज्ड यूजर को भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सेंसिटिव डेटा जो रजिस्टर में टेम्पररीली अभी भी शुरू है, टेम्पररीली आपने बंद कर देने के बाद भी वो गलती से शुरू रहेगी, मल्टीपल एग्जीक्यूशन के वक्त ऐसी एरर हो सकती है। एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड चेक फॉर सच एरर्स, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। और इसका पूरा पूरा इस डायग्राम से लेना देना है। टेम्पररीली रजिस्टर में वो फाइल स्टोर्ड है, बंद करने के बाद भी
किसी अनऑथराइज यूजर ने उस फाइल को ओपन कर लिया क्योंकि रजिस्टर में स्टोर्ड है टेम्पररीली। सर लेकिन वो बंद होने के बाद 2 मिनट के लिए ओपन रहती। अरे 2 मिनट का ही काम है, डेटा लीक होने के लिए 2 ही मिनट लगते हैं। तो ये सिचुएशन, मल्टीपल एग्जीक्यूशन की सिचुएशन, स्टेट्स ने सिचुएशन को एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि मेमोरी रीजन में डेटा कितने समय तक रहता है और कितना कितना अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब एक प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, जब एक प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है तो अपना प्रोसेसिंग टाइम वो सारी एक्टिविटीज को दे देता है। अपना प्रोसेसिंग टाइम, जैसे वीएलसी चलाने के लिए 0.05 सेकेंड्स, पीडीएफ फाइल चलाने के लिए 0.02 सेकेंड्स, पावर पॉइंट चलाने के लिए 0.03 सेकेंड्स और टैली चलाने के लिए 0.07 सेकेंड्स। ऐसा टाइम प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स को दे देता है। ऐसा टाइम प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स को दे देता है। अब अगर हमने किसी एक प्रोग्राम को ज्यादा समय दे दिया, मान लो पीडीएफ को हमने ज्यादा समय दे दिया, तो कंप्यूटर हो जाएगा हैंग। क्या सर्वर हैंग होना, क्या इन द वर्ल्ड वेयर वी आर यूजिंग अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर फॉर thousands of offices together, for example स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या सर्वर हैंग होना ये सिचुएशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? इज इट एक्सेप्टेबल कि सर्वर हैंग हो गया? यू हैव टू मेक श्योर मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए जो स्पेसिफिक टाइमिंग आपने दिया है उतना ही टाइमिंग यूज हो। देखते हैं टाइमिंग कंट्रोल्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम माइट गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इतना इतना अच्छी लैंग्वेज में बोला है, माइट गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। आसान भाषा में, हैंग हो गया तेरा सर्वर द ऑपरेटिंग सिस्टम माइट गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। इन सिस्टम हैंग हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल प्रोग्राम विल रिटेन यूज ऑफ प्रोसेसर एंड प्रिवेंट अदर प्रोग्राम्स फॉर अंडरटेकिंग देयर वर्क। यानी पीडीएफ ही चालू रहेगी, बाकी सब ओपन ही नहीं हो रहा, पूरा टाइम इसी को जा रहा है। नॉट अलाउड। आपको टाइमिंग कंट्रोल रखना है कि भाई इस प्रोसेसिंग के लिए हम लोग मैक्सिमम इतना समय दे सकते हैं, इसके लिए इतना समय दे सकते हैं, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना। टाइमिंग कंट्रोल्स। ओके। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, आपका जो सिस्टम है इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। इनफाइनाइट लूप में चले जाना इसका मतलब क्या? सिस्टम क्या हो जाना? हैंग हो जाना। Would you like to be in a situation where a system hangs up? No. अवेलेबिलिटी इशू हो जाएगी, किसी को सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज। जैसे अगर किसी को टैली पे काम करना है और अगर आपका पीडीएफ पे हैंग हो गया तो काम ही नहीं हो पाएगा। दैट्स नॉट अ सिचुएशन, दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इनटू। नेवरदलेस, वैसे तो कोरोना के चलते अब सब बंद है, लेकिन ये कौन सा सेंटर है रे? ये कौन सा सेंटर है जहां पे लोग लाइन में खड़े हैं? रिजर्वेशन, इंडियन रेलवे ई टिकट बुकिंग। कौन सी वेबसाइट है ये? IRCTC। आई होप सबको पता ही होगा ये, एम आई राइट? सो हाउ मेनी टिकट्स आर बुक पर आवर? एनी वाइल्ड गेसेस? 1 लाख? ये हुई ना बात, लगाओ बोली। 1 लाख, 2 लाख, 4.3 लाख टिकट्स पर आवर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये हमको कैसे पता रहेगा? वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। तो क्या इंडियन रेलवेज के पास कोई सर्वर होगा या यूं ही? गाइस, सिंगापुर बेस्ड सर्वर है हमारे पास। यस, ऑफ कोर्स दे विल हैव टू हैव। अब मुझे बताओ, क्या इनका एक प्रोसेसर से काम चलेगा जैसे हम चलाते आ रहे थे अब तक? एक प्रोसेसर, वन प्रोसेसर, वेरी नाइस। क्या लगता है तुमको? यहां पे आपको लगेंगे मल्टीपल प्रोसेसर्स।
यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर्स है, इसका मतलब मल्टीपल प्रोसेसर है। अच्छा, प्रोसेसर का टाइप तो देखो कौन सा है, देखो तो जरा। Xeon। सर्वर कंप्यूटर्स में i3 i5 i7 i9 नहीं लगता है, Xeon। ठीक है। अब क्या इसमें से एक प्रोसेसर खराब हो सकता है? नहीं नहीं, इंडियन रेलवेज का है, खराब कैसे होगा? तू खराब नहीं हो सकता भाई, क्या ऐसा होगा? हाँ, एक प्रोसेसर एक चिप खराब हो गई तो क्या पूरा सर्वर डाउन होने देंगे? कंपोनेंट रेप्लिकेशन। In some cases, processor failure can result in significant losses. Redundant processor allow error to be detected and corrected. If the processor failure is permanent in multi-computer or multi-processor architectures, ठीक है, multi-processor architecture, this, जब एक सिस्टम के लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स हो तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या ये मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है? यूनी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। इट्स अ यूनी प्रोसेसिंग, क्योंकि एक ही सिंगल प्रोसेसर यूज हो रहा है। परफेक्ट। इन सच मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर द सिस्टम माइट रिकॉन्फ़िगर इटसेल्फ टू आइसोलेट द फेल्ड प्रोसेसर। ये आइसोलेशन वगैरह वर्ड तो पता चली गया तुमको, एम आई राइट? आजकल हमको नए वर्ड पता चले हैं, कौन से? क्वारंटीन, आइसोलेशन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, और क्या रे? और ऐसे एक दो नए वर्ड्स पता चले इंडियंस को, तो मुझे नहीं लगता। तो जिसको कोरोना हुआ है वो आइसोलेट कर ले खुद को, जो प्रोसेसर खराब हुआ है उसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे, और बाकी सारे सिस्टम्स, ठीक है, इसके बिना इसके बिना काम करने के लिए खुद को रिकॉन्फ़िगर करेंगे, जब तक कि नया प्रोसेसर हम सिस्टम में नहीं ले आते। मैं क्या कहता हूं, इतना एडजस्टमेंट तो सिस्टम ने खुद ही करना चाहिए, कंपोनेंट रेप्लिकेशन। तो हम लोग नया कंपोनेंट लेके आएंगे, नया प्रोसेसर लेके आएंगे, लेकिन अभी का कैसा? व्हाट टू डू नाउ? कंपोनेंट रेप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। विल हैव टू कॉन्फ़िगर इटसेल्फ, और बाकी जो प्रोसेसर है थोड़े समय के लिए स्ट्रेस पे चलेंगे। सो गाइस, द 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द एक्सपेक्टेड लॉसेस फ्रॉम एरर्स एंड इरेगुलरिटीज एसोसिएटेड विद सीपीयू आर मल्टीपल एटसेट्रा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा इस पे, अगर बन गया तो। या टेल मी वर्मा। सर, कंपोनेंट एप्लीकेशन में जो प्रोसेसर खराब हुआ है तो उसका डेटा बाकी के प्रोसेसर ले लेंगे क्या? उसका डेटा, उसका जो प्रोसेसिंग है, डेटा नहीं लेगा, उसका जो प्रोसेसिंग है, उसका जो प्रोसेसिंग है, आई टेल यू, उसका जो प्रोसेसिंग का स्ट्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी प्रोसेसर्स पे थोड़े समय के लिए, जब तक कि हमारा कंपोनेंट रेप्लिकेट नहीं हो जाता, दूसरा कंपोनेंट आ नहीं जाता तब तक। ओके, इट विल रिकॉन्फ़िगर इटसेल्फ फॉर सम टाइम। इसको भाई तेरा काम हो गया, तू खत्म है, तुम बाहर निकलो लूप से। ठीक है, अब जो भी काम करेंगे हम तीनों ही काम करेंगे फॉर सम टाइम, टिल द टाइम न्यू प्रोसेसर इज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि तभी के तभी तो एकदम रियल टाइम बेसिस पे नया प्रोसेसर तो आएगा नहीं। तो फॉर दैट टाइम बीइंग यू विल हैव टू आइसोलेट इट एंड रिकॉन्फ़िगर टू वर्क। ऑलराइट गाइस, मल्टीपल एटसेट्रा लिख लिया, एग्जाम के लिए 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक और चीज, जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्टली उस पर जंप मत करना। तुम लोगों को पहला, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 5 मार्क का क्वेश्चन है 3 लाइनर इंट्रोडक्शन, 6 मार्क का क्वेश्चन है 4 लाइनर इंट्रोडक्शन देना मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर नेक्स्ट स्टेप, रियल मेमोरी कंट्रोल्स। This comprises the fixed amount of primary storage in which programs or data must reside for them to be executed or referenced by central processor. Which is the real memory of the computer where processing is memorized? जहां पे प्रोसेसिंग होता है वो कौन सा मेमोरी है? मेमोरी पूछा मैंने तो इट इज रैम। जब मैंने मेमोरी पूछा तो इट इज रैम। फिर से पढ़ते हैं। दिस कंप्राइजेस द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी बोल दिया ना उन्होंने, प्राइमरी स्टोरेज रैम। द फिक्स्ड अमाउंट, या द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इन विच प्रोग्राम्स और डेटा मस्ट रिसाइड फॉर देम टू बी एग्जीक्यूटेड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्जीक्यूटेड?
रन। क्या व्हाट नॉलेज मैन, कहां से आ जाता है तुमको ये सब नॉलेज? ठीक है। और रेफरेंस बाय द सेंट्रल प्रोसेसर, द रियल मेमोरी कंट्रोल्स सीक टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स दैट ऑकर इन द मेमोरी सेल एंड प्रोटेक्ट एरियाज ऑफ मेमोरी असाइन टू अ प्रोग्राम फॉर इलीगल एक्सेस बाय अनदर प्रोग्राम। तो गाइस कैसा होता है, हर प्रोसेसर को जैसे प्रोसेसर तो इसको प्रोसेसिंग पावर देता है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है? ये सारी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करने के लिए, सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी कौन? रैम। वेरी नाइस। अब वीएलसी के लिए इतना मेमोरी, ठीक है, येलो में। पीडीएफ के लिए इतना मेमोरी, ठीक है, आर यू देयर विथ मी? गूगल क्रोम के लिए इतनी मेमोरी। रैम का मेमोरी एलोकेट होगा। पावर पॉइंट के लिए इतना मेमोरी, एक्सेल के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ मेमोरी, सॉरी, टैली के लिए इतनी मेमोरी। यानी ये जो मेमोरी है एलोकेट होती है। अब किसी एक प्रोग्राम ने, जैसे मान लेते हैं हमारे पीडीएफ ने सारी मेमोरी ले ली, तो क्या एक्सेप्टेबल सिचुएशन में रहोगे? पीडीएफ ने सारी मेमोरी हाईजैक कर ली, तो इससे क्या होगा? एक ही काम होगा, हाँ, हैंग होगा या एक ही काम होगा। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। हमें एक काम नहीं करना, हमें मल्टीपल काम करना है। शुड नॉट हैपन। फिर से पढ़ते हैं, रियल मेमोरी कंट्रोल्स, दिस कंप्राइजेस द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज, हर काम के लिए एक मेमोरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड है। This comprises of fixed amount of primary storage in which programs and data must reside for them to be executed and referenced by CPU. जो मेमोरी का काम सीपीयू को है, सीपीयू को जो मेमोरी का काम लगता है वो मेमोरी मंगाते जाएगा। Real memory controls seek to detect and correct errors that occur in memory cells and protect areas of memory assigned to a program from illegal access by another program. पीडीएफ के लिए इतनी स्पेस अलोकेटेड है। अब अगर किसी रीजन से पीडीएफ पूरा रैम का एरिया ओवर ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो शुड इट बी अलाउड टू डू दैट? ऐसा नहीं करने देंगे। दिस कंट्रोल इज नथिंग एल्स बट रियल मेमोरी कंट्रोल्स। सबको रैम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेमोरी देगा। मेमोरी अगर ओवर ऑक्यूपाई कर लेगा तो बाकी प्रोग्राम्स काम नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट लेट एनी प्रोग्राम हाईजैक द मेमोरी स्पेस allocated for other programs, and this is where real memory controls come into picture. ठीक है, अब वापस आते हैं। हम लोग जब ये कर रहे हैं तो गाइज ऐसा अलाउड नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, ऐसा अलाउड नहीं होता है। सारा खेल है किस पे चल रहा है? सारी मेमोरी किस में चल रही है बताओ? प्रोसेस ये कर रहा है, लेकिन मेमोरी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रैम। लेकिन रैम तो फुल हो जाएगी, एक पॉइंट के बाद रैम फुल हो जाएगी। अब नया प्रोग्राम चालू करना है तो मेमोरी किससे खींची जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी से। और इस सेकेंडरी मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी जैसा एक्ट कर रहा है फॉर टाइम बिंग, थोड़ी सी मेमोरी हार्ड डिस्क की, थोड़ी सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जैसे यूज हो रही है। दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में भी कंट्रोल्स होने चाहिए, नहीं तो सिस्टम विल शट। वर्चुअल मेमोरी exists when the addressable storage space is larger than the available real memory space। यानी क्या बोल रहा है? आपके पास जितनी चीजें रन होनी है और आपके पास जितनी मेमोरी है, जैसे
टू व्हीलर पे 5 लोग बैठ रहे हैं। टू व्हीलर पे 5 लोग बैठ रहे हैं, तो पांचवा कहां बैठेगा? हाँ, पा, पा, पांचवा कहां बैठेगा? उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशन आपको देगा। वैसे ही वर्चुअल मेमोरी की जरूरत है। वर्चुअल मेमोरी एक्सिस्ट व्हेन एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस, यानी जितने प्रोग्राम्स हमको रन कर रहे हैं उसके लिए जो स्टोरेज चाहिए, व्हेन एड्रेसेबल स्टोरेज स्पेस इज लार्जर देन द अवेलेबल रियल मेमोरी स्पेस। टू अचीव दिस आउटकम, a control mechanism must be placed that maps virtual memory address into real memory address। तो गाइस थोड़े समय के लिए आपको जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी हेल्प लगती है हार्ड डिस्क की, वो मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर वर्चुअल मेमोरी हमें जब चाहिए तब नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा। सो गाइस दैट्स वर्चुअल मेमोरी। ओके, दैट्स वर्चुअल मेमोरी एंड वी नीड टू कंट्रोल दैट। हमें हार्ड डिस्क की जब जरूरत हो तब हार्ड डिस्क ने स्पेस अवेलेबल करके देना चाहिए। जब हमें हार्ड डिस्क की जरूरत हो तब हार्ड डिस्क ने स्पेस अवेलेबल करके देना चाहिए, और अगर वो नहीं दे पाया तो फिर वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट हम यूज नहीं कर पा रहे। आपका सिस्टम, अगर हम वर्चुअल मेमोरी यूज नहीं कर पा रहे तो आपका सिस्टम इनएफिशिएंट है, आपका सिस्टम सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। एंड द लास्ट वन, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। प्रोसेसिंग में एरर कर सकता है, नो मैटर हाउ गुड योर or how powerful your chip is, you cannot prevent some errors, so you have to check for that. These perform validation check to identify errors during processing of data। जैसे काफी बार हमारा दिमाग खराब रहता है तो हम लोग गलती करते हैं ना, 3+3 कितना है? 3 × 3, वेरी नाइस, 3 × 3 9। क्या नॉलेज है, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पे ये गड़बड़ की है? 3 × 3 6 कर दिया गलती से, पूरा कैलकुलेशन गलत, लॉजिक में गलती नहीं थी सर, पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, मैं क्या सोच रहा था। इट हैपेंस विद एवरीवन, गाइस प्रोसेसिंग एरर है वो, ठीक है। द वैलिडेशन चेक टू आइडेंटिफाई एरर्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, they are required to ensure both completeness and accuracy of data being processed. However, adequate control should be enforced through the front-end application system that also have consistency in the control process. 3 × 3 should always be 9। अगर 3 × 3 कभी सिस्टम ने 6 कैलकुलेट कर दिया, इसका मतलब प्रोसेसिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये एरर होने का चांस थोड़ा कम होता है, बट अगर कभी मैलफंक्शन हो गया, चिप में ओवरहीट हो गई, चिप जो चिप होती है, सीपीयू होता है, वो इट हीट्स अप व्हाइल प्रोसेसिंग, इट मे हैपन। काफी अनयूजुअल है ये, होता तो नहीं है बट इट मे हैपन, यू हैव टू हैव कंट्रोल्स फॉर दैट। इसलिए फैन होता है, आपने देखा होगा कभी, जो आपका जो मशीन है, आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, उसमें फैन की एक जगह होती है, देखा तुमने? सिस्टम हीट अप नहीं होना चाहिए और प्रोसेसिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए। सो गाइस, these were the various processing controls. The various processing controls are: PVR needs data processing control, processor controls, virtual memory controls, real controls, and data processing controls. PVR needs data processing controls. So what I'm trying to tell you, इसके अंदर इसके अंदर जो पहला कंट्रोल है, ठीक है, इसके अंदर जो पहला कंट्रोल है, द प्रोसेसर कंट्रोल जो है, उसके अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। प्रोसेसर कंट्रोल्स, आई एम सो सॉरी, प्रोसेसर कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है, प्रोसेसर कंट्रोल्स के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। तो प्लीज थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉसेस और फ्रॉम एरर्स एंड इरेगुलरिटीज एसोसिएटेड विद सीपीयू मल्टीपल एटसेट्रा। ये एक छोटा सा आंसर है इसके अंदर छुपा हुआ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। इट बिकम्स अ डिफिकल्ट कंसेप्ट कि सब प्रोसेसिंग कंट्रोल्स ये 4 है, और प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर प्रोसेसर कंट्रोल्स के अंदर देयर आर दीज 4 अदर कंट्रोल्स। तो पीवीआर के अंदर मल्टीपल एटसेट्रा एक आंसर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Alright, I was expecting it to be fast and smooth, but class smooth तो हुई, भी fast नहीं हुई। Alright, as far as information system controls is concerned,
वी आर डन. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट वाले चैप्टर में भी थोड़े अमेंडमेंट्स है. वी शैल केटर इट सून. ऑलराइट गाइस, as far as today's lecture is concerned, amendments, we are calling it a day. I am Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye.